मॉर्निंग टू मेरे सभी प्यारे बच्चों. टुडे in the series of videos of chapter 1, the rise of nationalism in Europe, class 10th history, we will start topic number 4, the making of Germany. So let's start. Till now जर्मनी एक सिंगल कंट्री नहीं था. अभी तक जर्मनी एक अकेला देश नहीं था. जर्मनी बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था. इससे पहले हम पढ़कर आए हैं कि किस तरह यूरोप में जो ऑटोनॉमी होती है, जो ऑटोक्रेटिक रूल होता है वो हटता है और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है. उसके बाद आज हम पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में. तो जर्मनी जो था बच्चों, वो कोई सिंगल कंट्री नहीं था बल्कि छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था. मिडिल क्लास पीपल यानी बिजनेसमैन, एजुकेटेड क्लास चाहते थे दैट वी वांट अ यूनिफाइड जर्मनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें एक ही जर्मनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ. दे फर्स्ट वेंट टू द किंग. सबसे पहले वो किंग के पास जाते हैं, बट किंग ने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया. अब राजा के पास जाने से समस्या का हल नहीं हुआ. राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया तो आर्मी की हेल्प से मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया. तो राजा ने अपनी आर्मी को बोला कि भाई हटा दो, इसको ख़त्म कर दो. तो जो राजा होता है और उसकी आर्मी होती है, उससे वो जो आंदोलन है वो दब जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है. एंड किंग भी लाइक, नो कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली माई रूल्स. किसी तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सिर्फ मेरे रूल चलेंगे. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ जंकर्स ऑफ प्रूशिया? मिडिल क्लास लोगों ने स्ट्रेटजी चेंज की. सो रोल्स ऑफ जंकर्स ऑफ प्रूशिया में जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की. कि राजा ने मना कर दिया, मिलिट्री ने मूवमेंट को सप्रेस कर दिया. अब ये जाते हैं प्रूसिया के बिग लैंडलॉर्ड्स के पास, बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं उनके पास. और इन जो प्रूशिया के बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, इन्हें कहा जाता था जंकर्स ऑफ प्रूशिया. जंकर्स ऑफ प्रूशिया जो प्रूशिया के बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे. सो जंकर्स मीन्स पावरफुल प्लस आर्मी सपोर्ट. जंकर्स का मतलब ही यही होता था बच्चों कि ये पावरफुल तो थे, साथ में इनके पास आर्मी सपोर्ट भी था. जंकर्स रेडी हो गए हेल्प करने के लिए. धीरे धीरे लीडरशिप जंकर्स के साथ उनके हाथ में चली गई और नेशनल यूनिफिकेशन का कंट्रोल प्रूशिया ने ले लिया. यानी कि जो नेतागिरी थी वो तो जंकर्स के हाथ में चली गई और नेशनल यूनिफिकेशन का जो कंट्रोल था वो प्रूशिया ने ले लिया था. नाउ व्हाट वाज द रोल ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क? ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था. बिस्मार्क का क्या तरीका था कि ना तो ज़्यादा स्पीचेस देनी है, ना इमोशनल स्लोगन्स डालने हैं, ओनली ब्लड एंड आयरन पॉलिसी. व्हाट इज़ द ब्लड ऑफ आयरन पॉलिसी? जर्मनी विल बी यूनिफाइड बाय वॉर्स नॉट बाय स्पीचेस. उसका ये मानना था कि जो जर्मनी है वो युद्ध से यूनिफाइड होगा, ना कि स्पीच देने से. सो वॉर्स फॉर जर्मन यूनिफिकेशन. अब जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए कौन कौन से वॉर्स होते हैं उनको देखते हैं. प्रूशिया ने जर्मन यूनिफिकेशन के लिए 3 वॉर्स लड़े थे बेसिकली, जिसमें पहला था वॉर ऑफ डेनमार्क, दूसरा था ऑस्ट्रिया और तीसरा था फ्रांस. व्हाट वाज द रीजन? जर्मन स्पीकिंग एरियाज को प्रूशिया के कंट्रोल में लाना, दैट्स ऑल. वॉर्स लगभग 7 ईयर्स तक चले और हर वॉर में प्रूशिया जीत गया. प्रूशिया after every war like next war I am ready. now formation of Germany की बात करें तो ये हुआ था 1871 में एंड फाइनली 18 जनवरी 1871 में जर्मनी यूनिफाइड होता है और केजर विलियम फर्स्ट बनता है जर्मनी का किंग. सो 18 जनवरी 1871 में जर्मनी यूनिफाइड होता है और केजर विलियम 1 बनता है किंग ऑफ जर्मनी. यूनिफिकेशन सेरेमनी होती है कहाँ पर? पैलेस ऑफ वर्साइल्स में. और पैलेस ऑफ वर्साइल्स कहाँ था? फ्रांस में. तो जर्मनी यूनिफिकेशन की जो सेरेमनी होती है वो पैलेस ऑफ वर्साइल्स में होती है और फ्रांस इसकी मुख्य जगह होता है. फ्रांस के पैलेस में जर्मनी का किंग बनाना फ्रांस को डबल शॉक कि अपने ही घर में मेहमान को पनाह देना. सो फ्रांस के पैलेस में जर्मनी का किंग बनता है. सो फ्रांस बेचारा शॉक्ड रह जाता है. और आफ्टर यूनिफिकेशन जर्मनी फोकस करता है करेंसी सिस्टम पर, बैंकिंग पर, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम पर, मॉडर्नाइजेशन पर.
करेंसी सिस्टम चेंज करता है, बैंकिंग पॉलिसीज चेंज करता है, लीगल कानूनी और न्यायिक सिस्टम को चेंज करता है, मॉडर्नाइजेशन करता है, अर्बनाइजेशन करता है. So after unification, Germany emerged as a powerful nation state. Now we will study about unification of Italy. Italy यूनिफिकेशन से पहले क्या था? तो 19th सेंचुरी में जो इटली होता है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड होता है. और कंट्रोल कैसे होता है? जो नॉर्थ इटली होता है वो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के कंट्रोल में होता है. सेंट्रल जो होता है वो पोप के कंट्रोल में होता है. साउथ इटली जो होता है वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के कंट्रोल में होता है. और सर्दीनिया पिडमोंट विक्टर इमैनुअल सेकंड के कंट्रोल में होता है. नाउ इटली की सिचुएशन ऐसी होती है, ओ माय गॉड, टू मैनी रूलर्स, जीरो यूनिटी. एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ जियोसिपी मजीनी? सो मजीनी वांटेड अ यूनाइटेड इटली. मजीनी यही चाहता था कि इटली यूनाइटेड हो जाए, तो वो एक सीक्रेट सोसाइटी बनाता है जिसका नाम होता है यंग इटली. He formed a secret society called Young Italy, but revolution failed. Italy not unified. जो revolutions थी वो fail हो गई थी और इटली यूनिफाइड नहीं हो पाया. So Giuseppe Mazzini was a revolutionary nationalist. Now we will study about role of Count Cavour. ये काउंट कैवर कौन था? In 1848, विक्टर इमैनुअल सेकेंड डिसाइडेड कि अब सीरियसली यूनिफिकेशन करना पड़ेगा यार. तो 1848 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड डिसाइड करता है कि अब मुझे सीरियसली में यूनिफिकेशन करना पड़ेगा, बहुत हो गया भाई. ही अपॉइंटेड काउंट कैवर एज चीफ मिनिस्टर. तो वो काउंट कैवर को एज चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है. कैवर बहुत इंटेलिजेंट होता है, डिप्लोमेटिक होता है, वॉर्ड्स, अलाइंसेस, हर चीज़ को यूज़ करता है. सो जब ऑस्ट्रिया के साथ वॉर होता है 1859 में, तो कैवर और फ्रांस दोनों ऑस्ट्रिया को डिफीट कर देते हैं. यानी जो चीफ मिनिस्टर होता है और फ्रांस देश जो होता है वो मिलकर ऑस्ट्रिया को डिफीट करते हैं और नॉर्थ इटली को आज़ाद करवा देते हैं. बात करते हैं रोल ऑफ जियोसिप्पी गैरिबाल्डी की. जियोसिप्पी गैरिबाल्डी क्या था? गैरिबाल्डी रेड शर्ट्स का लीडर था. रेड शर्ट्स आर्मी का नाम था. ये जो गैरिबाल्डी था ये इसकी खुद की एक आर्मी थी और 1860 में वो साउथ इटली पे अटैक करता है और बर्बन किंग्स को हरा देता है. और बर्बन किंग्स को हराकर उस एरिया को विक्टर इमैनुअल सेकंड को सौंप देता है. एंड गैरिबाल्डी बी लाइक, आई फाइट, यू रूल. यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करें तो ये 1861 में हुआ था. 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली बन जाता है. सो जो विक्टर इमैनुअल सेकंड था टोटली पूरी यूनिफाइड इटली का राजा बन जाता है. सो इटली वाज यूनिफाइड अंडर द लीडरशिप ऑफ विक्टर इमैनुअल सेकंड. नाउ वी विल टॉक अबाउट द अनदर टॉपिक, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. Britain before unification, like Britain equals to England plus Scotland plus Wales plus Ireland. 4 मेन रीजंस होते हैं जिनकी अलग अलग डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस होती हैं और अलग अलग कल्चर्स होते हैं. इंग्लैंड डोमिनेट करता है इन सब के ऊपर. 1535 में वेल्स इंग्लैंड का पार्ट बनता है. 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट मोनार्की से पावर ले लेती है. 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन होता है जिसमें इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं. सो इंग्लिश एटीट्यूड ये होता है, माय पार्लियामेंट माय रूल्स. एंड नाउ सप्रेशन ऑफ स्कॉटलैंड के लिए हम पढ़ेंगे कि जो स्कॉटलैंड के पीपल होते हैं वो अपनी लैंग्वेज को फ्रीली नहीं बोल पाते हैं, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस को पहन नहीं पाते हैं. और आयरलैंड की क्या प्रॉब्लम होती है? आयरलैंड में कैथोलिक्स की मेजॉरिटी होती है. कैथोलिक्स एक क्रिश्चियन समुदाय होता है और प्रोटेस्टेंट्स भी एक क्रिश्चियन समुदाय होता है, लेकिन यहाँ पर कैथोलिक्स मेजर होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स माइनर होते हैं जो इंग्लैंड जिनको सपोर्ट करता है. सो इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करता है और कैथोलिक्स को सप्रेस करता है. इसका रिजल्ट ये होता है कि फिर झगड़े बढ़ते जाते हैं, कंटिन्यूस टेंशन चलता है और जो क्रांति है उसको सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है. बात करें फाइनल रिजल्ट की तो 1801 में आयरलैंड वॉज फोर्सिबली ज्वाइंड विद ब्रिटेन. आयरलैंड को जबरदस्ती ब्रिटेन के साथ ज्वाइन करवा लिया जाता है. इंग्लैंड इम्पोज करता है इंग्लिश लैंग्वेज को उन पर.
ब्रिटिश फ्लैग को और नेशनल एंथम को। सो द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन रिवॉल्यूशन बट अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। सो बात करें जर्मनी की तो वॉर और बिस्मार्क यूनाइटी लाते हैं। बात करें इटली की तो कावर ब्रेन और गैरीबाल्डीज मसल्स दोनों काम करते हैं। और ब्रिटेन की बात करें तो इंग्लैंड हर जगह डोमिनेट करता ही है। और बच्चों, अगले टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ इस वीडियो में, इस चैनल पर हम हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं हैं, आज हम हिस्ट्री को इमेजिन करने वाले हैं। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स अगेन, हिस्ट्री का सिनेमा शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विजुअलाइजिंग द नेशन। इससे पहले मैं कुछ रिकैप करती हूँ आपके सामने कि ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बाद ब्रिटिश फ्लैग आता है, नेशनल एंथम आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है और सब पर इंग्लैंड का स्टाम्प लग जाता है। एंड इंग्लैंड बी लाइक वन कंट्री, वन लैंग्वेज एंड माई रूल्स। नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक विजुअलाइजिंग द नेशन, जिसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि किस तरह से नेशन की एक प्रतिमा बनाकर पूजा करना, एक मूर्ति बनाकर पूजा करना। 18 to 19 सेंचुरी के आर्टिस्ट्स ने सोचा नेशन सिर्फ मैप नहीं होता, कोई नक्शा नहीं होता, नेशन को दिखाया भी जा सकता है। इसीलिए नेशंस को ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया, लाइक जैसे भारत की होती है ना भारत माता, इसको कहते हैं एलेगरी ऑफ द नेशन, कि एक व्यक्तित्व का रूप दे देना अपने देश को, जिसे हम कहते हैं एलेगरी। सो एलेगरी का मतलब क्या? एलेगरी मीन्स नेशन को एक पर्सन के रूप में दिखाना। सोचो, अगर नेशन बोलता तो नेशन बोलता मैं सिर्फ लैंड नहीं हूँ, मैं फीलिंग्स हूँ। जैसे इंडिया में कहा जाता है भारत माता, जैसे फ्रांस में कहा जाता है मैरियान ने, और जर्मनी में कहा जाता है जर्मेनिया। सो नेशंस वर ऑफन रिप्रेजेंटेड थ्रू फीमेल फिगर्स कॉल्ड एलेगरीज। तो किसी नेशन को डिस्क्राइब करने के लिए फीमेल फिगर्स ही क्यों? बिकॉज फीमेल फिगर्स सिम्बोलाइज्ड, क्योंकि जो फीमेल फिगर्स होती है वो सिम्बलाइज्ड होती हैं केयर की, सेक्रीफाइस की, मदरलैंड फीलिंग की। सो मदर नेशन यही कहता है कि मेरे लिए फाइट करो, मेरी रेस्पेक्ट रखो। एंड विद दिस वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। दिस वॉज द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड नेशनलिज्म स्लोली टर्न्ड इनटू इम्पीरियलिज्म। अब जो नेशनलिज्म है वो धीरे धीरे इम्पीरियलिज्म में चेंज हो जाता है। नेशनलिज्म ये कहता है कि आई लव माई नेशन, एंड इम्पीरियलिज्म ये कहता है कि आई विल कंट्रोल योर नेशन। नेशनलिज्म राष्ट्रीयवाद होता है, इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद होता है। जैसे बड़े बड़े जो देश होते हैं वो यही कहते हैं ना छोटी छोटी कंट्रीज़ को कि छोटे हो तुम, सर्किट की तरह, मैं बॉस हूँ। एंड इम्पीरियलिज्म मीनिंग when a powerful nation occupies weaker nation to expand territory and power, this is called imperialism. Imperialism is the policy of extending control over weaker nations. Now we will study the last topic but not least of this chapter, that is case study of Balkans regions. First I will give the Balkans introduction, that Balkans regions were under Ottoman Empire control. एंड बाल्कन्स में रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, ये सारी कंट्रीज़ आती थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इतनी सारी कंट्रीज़ एक साथ, यानी अलग लैंग्वेजेस, अलग रिलीजन्स, अलग कल्चर, फुल ऑफ कन्फ्यूजन। ओ माई गॉड। सो ऑटोमन एम्पायर वीकन्स, यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर होता है और जो ऑटोमन एम्पायर है वो इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी बंटना शुरू हो जाता है। और जो बाल्कन स्टेट्स होते हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं और हर स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है। सो बाल्कन स्टेट्स ये कहते हैं कि अब हम फ्री हैं बट अलोन नहीं रहना है। अब न्यू प्रॉब्लम क्या थी? न्यू प्रॉब्लम थी जेलसी की प्रॉब्लम। हर बाल्कन स्टेट ये चाहता था कि मेरे पास ज़्यादा लैंड हो, ज़्यादा पावर हो, और एट द कोस्ट ऑफ अदर बाल्कन स्टेट्स। रिजल्ट क्या रहता था? फियर्स राइवलरी, दुश्मनी हो गई थी, कंटिन्यूअस कन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, लगातार झगड़े चल रहे थे। अब यहाँ पे बिग पावर्स का रोल क्या था? जो बिग यूरोपियन पावर्स थी वो यहाँ पर आई, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, एंड ऑल वांटेड कंट्रोल और बाल्कन्स। ये सब के सब बाल्कन्स पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे। सो बिग पावर्स ये कहती थी कि फाइट तुम करो लेकिन फ़ायदा हम उठाएंगे। तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। नाउ दिस वॉज अ सीरीज ऑफ वॉर्स। टेंशन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है
एंड द बाल्कन रीजन बिकेम द हॉटबेड ऑफ यूरोप, और जो बाल्कन रीजन है वो सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा यूरोप का बन जाते हैं. आफ्टर मैथ पीपल गॉट टायर्ड ऑफ इम्पीरियलिज्म, जो लोग होते हैं वो इम्पीरियलिज्म से भी थक जाते हैं, और यहाँ पर एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होते हैं. नेशनलिज्म फिर से उठता है, लेकिन अब फ्रीडम के लिए उठता है, डोमिनेशन के लिए नहीं. नाउ लोग कहते हैं नो मोर बॉसेस, वी वांट इंडिपेंडेंस. सो विजुअलाइजिंग नेशन की बात करें तो नेशन ह्यूमन फॉर्म में, नेशनलिज्म लव फॉर कंट्री, imperialism control over others, Balkans small region big tension, WW1 World War I result of imperial greed. So अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती थी तो कमेंट करो, हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग नाउ. लाइक शेयर सब्सक्राइब, और याद रखो हिस्ट्री समझो रटो मत. Here we have cleared our chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. See you in the next class, my dear children. Bye bye.